Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. My name is Madiha, and today I will discuss about black body radiation, which is topic of chapter number 19, and that is dawn of modern physics. So before moving toward the topic, we will revise some basic concepts जो कि हमने छोटी क्लासेस में सीखे होते हैं, छोटी क्लासेस में जिनके बारे में हमें आइडिया होता है। चीज़ों को हम थोड़ा सा आसान लेके जाएंगे। ब्लैक बॉडी को समझने के लिए आपको एक थोड़ी सी रिवीजन चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने थोड़े रिवाइज करने हैं। सबसे पहले सबसे बेहतरीन और अच्छी और साफ सी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास कमरे में चाय का कप है, ठीक है, एंड गर्म चाय का कप है, आपने उसको रखा है और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो ठंडा हो जाता है। चाय के कप का ठंडा होने का क्या मतलब है? चाय ठंडी क्यों हो जाती है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास नेचर में हर बॉडी का कोई ना कोई थर्मल रिएक्शन हो रहा होता है या थर्मल इंटरेक्शन हो रहा होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ये इंटरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो बॉडीज़ हैं वो थर्मल रेडिएशंस को एमिट कर रही होती हैं। कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, कुछ हमें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल जो बेसिक एग्जांपल है, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास जो जितनी भी बॉडीज़ हैं, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, वो थर्मल रेडिएशंस को एमिट करता है। थर्मल रेडिएशंस के एमिशन का प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन हमारे पास एमिशन जो होती है, हीट रेडिएशन की एमिशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर रेडिएशन को किस तरह से हम उसको डिवाइड कर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम रेडिएशन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या रेडिएशन के बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर की दो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, एक आपके पास मैं लो और हाई एग्जांपल ले रही हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मैं दो बॉडीज़ देती हूँ, एक ही जैसी बॉडीज़ लेती हूँ और उनको मैं हीट अप करती हूँ, यानी इनको मैं टेम्परेचर देती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं उसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशन, अब बॉडीज़ एक जैसी हैं, उनकी नेचर एक जैसी है, लेकिन टेम्परेचर दोनों को मैं अलग दे रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास जिसको मैं कम टेम्परेचर दे रही हूँ उसके अंदर से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस है। इसी तरह से जिसको मैंने ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो उसमें अंदर से रेडिएशन एमिट होंगी, वो कौन सी हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस है, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो जो एमिशन ऑफ द रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 टेम्परेचर के ऊपर, और उसके अलावा अगर मैं बॉडी को चेंज कर देती हूँ तो ऑब्जेक्ट की नेचर और ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह की रेडिएशंस है जिसका हमने जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास ये है कि जो रेडिएशंस जो हमारे पास नेचर में मौजूद हैं वो कौन सी होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास ऐसी रेडिएशंस है जिसमें हमारे पास एक पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें हम आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कुछ इस तरह से होती है कि वो कलेक्टिवली मिलके आपके क्या बना रही हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाती हैं। लेकिन अगर हम उनको इंडिविजुअली देखें तो आपके पास उनका बिहेवियर क्या करता है, वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस ग्राफ को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँ, मैं हमारे पास, क्योंकि हमें रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर किससे होते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की विजिबल पोर्शन से फेमिलियर होते हैं। तो विजिबल पोर्शन की तरफ लेके जाऊँ तो मैं एक एरो उधर लगाती हूँ और एक इधर लगाती हूँ। तो विजिबल पोर्शन के अकॉर्डिंगली मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि मेरे पास जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होती है V=F लैम्डा, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस यूनिवर्स में जितनी भी हैं उनकी जो वैक्यूम में वो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बिहेवियर इनका कॉमन है। तो अब अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो मेरे पास विजिबल पोर्शन को इस वजह से ले रही हूं क्योंकि हमारे पास यही फेमिलियर है, हम इसको अच्छी तरह से जानते होते हैं। विजिबल लाइट हमें नज़र आ रही होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम बिहेवियर को देखते हैं। इस साइड पे आपके पास क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है, आपको ये ग्राफ में ये नज़र भी आ रही है। देखिए वेवलेंथ कितनी बड़ी है आपके पास एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और आप अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर देख लूँ, ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में ये मैं पोर्शन देती हूँ, ये 1 सेकंड का पोर्शन है ये वाला, तो 1 सेकंड में आपके पास जो है वो मुश्किल से 2 वेव्स जो है वो गुजरी हैं
गुजरती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं ये देखती हूँ, ये पोर्शन मेरे पास 1 सेकंड का है, तो इसमें से 1 सेकंड में देखिए कितनी ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस साइड पे जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन वेव्स कितनी ज़्यादा छोटी हो रही है, यानी वेव लेंथ उनकी कितनी छोटी हो रही है, कितने एक दूसरे के क्लोज हैं एक दूसरे के। अब हमारे पास यही बिहेवियर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या करता है, एक दूसरे को इनको आपस में एक दूसरे से अलग करता है। और इसी बिहेवियर की बेस के ऊपर हम आज अपने ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम ये देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकी और हमें क्यों मॉडर्न फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ी ब्लैक बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए। मगर वहाँ पे जाने से पहले हम कुछ बातें मज़ीद डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वाइट लाइट होती है, ये हमें बिल्कुल सबसे एक और अच्छी एग्जांपल है, जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, बिल्कुल एक और अच्छी सी एग्जांपल जो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि मेरे पास क्या था, मेरे पास इस पोर्शन में अभी मैं आपको जो करवा रही थी, मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वाइट, ये एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस बात को गौर से समझना है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास जो है अगर मैं सबको देखूं तो हर वेव की अपनी वेवलेंथ है, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि विजिबल लाइट की मेरे पास क्या है, अपनी वेवलेंथ है, ओके। लेकिन अगर मैं विजिबल लाइट को मज़ीद डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इसकी वेवलेंथ समझ आती है, लेकिन जब मैं इसको मज़ीद डिवाइड करती हूँ तो वो प्रिज्म से जब निकलती है, डिस्पर्स होती है, तो आपके पास वो कितने कलर्स में आ रही है, रेनबो आपके पास कितने कलर्स में होती है, वाइट लाइट आपके पास कितने कलर में डिस्पर्स हो सकती है, 7 कलर्स में। अब जब हमने 7 कलर्स को देखा तो आपके पास अब एक विजिबल लाइट है, वही एक लाइट आपके पास मज़ीद किस में आ रही है, 7 में आ रही है। 7 कलर्स क्यों आपके पास आ रहे हैं कि आपके पास हर जो कलर्स है, कलर की वेव है, या आपके पास जो रेडिएशन आपके पास जो डिस्पर्स हुई है, अब हर कलर क्या बता रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्टोरी बता रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ आपके पास जो है वो डिफरेंट आपके पास आती है। यानी कि एक वेव को अगर आप मज़ीद उसको करें, आप उसको डिवाइड करेंगे, आप उसको देखें, तो आपके पास उसमें क्या होता है, उसमें मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास जो रेडिएशंस हैं, इस चीज़ को अब आपने माइंड में रखना है जब मैं आपको ये सारी बात समझा रही होती हूँ, समझाऊँगी कि आपके पास जो है देखिए, एक जो रेडिएशन है वो जब किसी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसमें क्या क्या फिनोमेनास होते हैं, बॉडी के साथ वो किस किस तरह से इंटरैक्ट कर सकती है। तो बॉडीज़ के साथ, किसी भी बॉडी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई आयरन की वायर ले लेती हूँ, या मैं कोई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर मैं प्लाटिनियम की वायर ले लेती हूँ, मैं कोई कप ऑफ टी ले लेती हूँ, या मैं कोई भी सरफेस ले लेती हूँ, तो आपके पास उसमें क्या पॉसिबल वेज होते हैं जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर सकती है। तो इंटरैक्शन में आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास जब आप बॉडी के अंदर रेडिएशन जो है वो या तो ऑब्जॉर्व हो जाएगी, ऑब्जॉर्व हो सकती है, या आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास आप उसको या वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, या आपके पास क्या होगा, ट्रांसमिशन का फिनोमेना होगा। तो यही हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी जो हमारे पास है वो इसमें रेडिएशन, जब हमारे पास हम उसको रेडिएशन ब्लैक बॉडी को सामने रख के करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ों को देखते हैं। अब हमारे पास अगर हमें ये बात समझ आती है तो अब हम एक कुछ एग्जांपल्स मैंने आपकी बुक से उठाई हुई हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर MCQs इन प्रीवियस पेपर्स। तो उसमें यह है कि आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपके पास अक्सर MCQs में आ जाता है कि आपके पास कौन से टेम्परेचर पे कौन सा कलर शो हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जी आपने एक प्लाटिनियम की वायर ले ली है, ठीक है, और आप उसको गर्म करना शुरू हो गया है, यानी आपने उसको हीट अप करना शुरू हो गया है। तो आप ये ज़रा नीचे इसको अच्छी तरीके से देखें, आपके पास क्या हो रहा है कि मेरे पास पहले टेम्परेचर क्या 500, 911 और डिफरेंट टेम्परेचर को अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। और ये जो टेम्परेचर है मेरे पास है वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या है कि पहले वो उसने जो कलर शो किया वो क्या किया, रेड कलर शो किया, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, आपने उसको मज़ीद हीट किया तो वो चेरी रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया। अब अगर हम वाइट लाइट को हम देखें और हम एक आपके पास अगर हम उसी स्पेक्ट्रम की तरफ वापस जाएं तो हम कलर्स की मैंने अभी आपके साथ बात की थी, तो हम ये पढ़ते होते हैं, हमें इस बारे में आइडिया भी होता है। अगर नहीं आइडिया तो भी इट्स ओके, मैं आपको बता देती हूँ
कि हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जो हमारे पास हाईएस्ट स्ट्रेंथ आ रही है या फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इसमें से क्या हो रही है, वो वाइट लाइट की है। और वाइट लाइट मज़ीद डिस्पर्स हुई है, सही बात है, उसका आगे से हिस्सा बना है तो वो ये क्या होंगे, उससे कम होंगे। तो इसमें हम इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं कि आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, मतलब किस तरह से डिफ्रेंशिएट हुई है। तो सबसे जो आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनती है, सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनती है वो हमारे पास होती है हमेशा रेड कलर की, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही कम होती है, क्योंकि अगर v इक्वल्स टू एफ लेमडा के लिहाज से मैं लेके जाऊँ तो एफ का यानी फ्रीक्वेंसी का लेमडा यानी वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, ऑरेंज की जो है वो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, यहाँ से आपके पास इस तरीके से नीचे की तरफ आप जाते जाते हैं तो आपके पास वेवलेंथ क्या करना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी क्या करना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। बताने का मकसद आपके पास ये है कि आपके पास हर कलर क्या कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की स्टोरी बता रहा है। तो हमने बस उसी चीज़ को इसमें बताना है कि मेरे पास जब मैंने प्लाटिनियम वायर को क्या किया, हीट किया, तो मेरे पास ये कलर क्या बता रहा है, कलर का चेंज होना ये बता रहा है कि आपके पास टेम्परेचर जब आप चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपके पास जो वेवलेंथ होती है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वेवलेंथ क्या होना शुरू हो जाती है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या होना शुरू हो जाती है, शिफ्ट हो रही है। अब आपके पास इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट है आपके पास। अब ये नीचे की तरफ जा रही है तो वो वेवलेंथ क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो आपके पास हाईएस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास किसकी होगी, इसकी वाइट कलर की होगी जो आपको नज़र आ रहा है। एंड अल्टीमेटली तो उसने ज़ाहिर है वो क्या हो जाना है, मेल्ट हो जाना है, अगर आपके पास इतना टेम्परेचर है जब आप उसको दे रहे हैं। तो आप कलर का डिफरेंस करना क्या हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपके पास जो है वेव लेंथ्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। अब हम चलते हैं ब्लैक बॉडी की तरफ। ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन है हमारे पास। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब हम इस इतने काबिल हो गए हैं कि अब हम ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन और उसके बाद हम थोड़ी सी मॉडर्न फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जी, कि हमारे पास ब्लैक बॉडी जो है ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशंस को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास वो कौन सी बॉडी होती है, वो ब्लैक बॉडी होती है। फिर हमारे पास ये है कि जी हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी होती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि क्या हो, जो एक्सीलेंट ऑब्जॉर्बर हो, यानी कि सारी अपने ऊपर सारी की सारी पड़ने वाली रेडिएशन को क्या कर सके, ऑब्जॉर्ब कर सके और एमिट करे, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट ना करे। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, वो ब्लैक बॉडी है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई थी, क्योंकि क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो वेव का बिहेवियर था वो मैक्सवेल की थ्योरी के बाद मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वहाँ तक उसको अल्टीमेट समझा गया था कि आपके पास जो लाइट का या रेडिएशन का जो बिहेवियर है वो वेव बिहेवियर है। लेकिन ब्लैक बॉडी उस अजम्पशन को लेके या उस थ्योरी को लेके एक्सप्लेन नहीं कर सका क्लासिकल मैकेनिक्स। सो दैट इज़ वाई ब्लैक बॉडी, अगर हम कहें कि ब्लैक बॉडी ने हमारे पास एक बिल्कुल एक डिफरेंट हमें थिंकिंग या सोचने का एक तरीका या हमें रास्ता बताया, तो दैट वोंट बी रॉन्ग। अब हम चलते हैं इसकी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास ओके ब्लैक बॉडी को समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी को हमें बनानी आनी चाहिए कि ब्लैक बॉडी को बनाना कैसे है। अगर बनाने की समझ आ जाती है तो ब्लैक बॉडी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, मैं एक बॉक्स ले रही हूँ, और उसके अंदर मैंने इस तरीके से इस बॉक्स की सरफेस को मैंने इस तरह से लिया है कि इसके अंदर की जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। अंदर की सरफेस मेरे पास क्या होनी चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। और मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर किसी तरीके से
इसके अंदर जो हिस्सा है उसको क्या कर देना है, मैंने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, एक होल कर दूँगी और अंदर मेरे पास जो सारी सरफेस है वो क्या है, ब्लैक है। ये सारी सरफेस क्या हो गई, ब्लैक हो गई। अब मैंने होल किया तो इसमें आपके पास ये है कि इसको आपने इस तरीके से इसने डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है कि जो सारी की सारी जब ये रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर सके तो इसके पास और कोई रास्ता ना हो, यानी कि रेडिएशन को ऑब्जॉर्व ये सिर्फ इस होल के थ्रू कर सके। और जब हम टेम्परेचर देंगे तो जाहिर है वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या करना शुरू कर देगी, एमिट करना शुरू हो जाएगी ये ब्लैक बॉडी। अभी हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन गई है, ठीक है। इसकी सर्फेस क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इसको हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड करा है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली इस होल के थ्रू सारी रेडिएशन को क्या करेगी, ऑब्जॉर्व करेगी। और जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो अपने ये क्या करना शुरू हो जाएगी, सारी की सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पे आपने फिर इस डायग्राम की तरफ आना है। फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगी कि जब हम एक वाइट लाइट को डिस्पर्स करते हैं तो हमारे पास एक वाइट लाइट में आपके पास क्या होती है, डिफरेंट तरह की वेवलेंथ होती है। अब इसमें यहाँ पे मैं इस बात को कैसे समझाऊंगी, मैंने टेम्परेचर को एक ही रखा है, ठीक है। जब मैंने टेम्परेचर को एक रखा तो यहाँ से निकलने वाली रेडिएशंस को मैं जब स्टडी करूँगी तो वो मैं देखूँगी कि मेरे पास एक रेडिएशन नहीं निकली, वो आपके पास मेरे पास नंबर ऑफ़ रेडिएशन जो है वो निकली हैं। यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन एन नंबर तक आपके पास वो रेडिएशंस गई हैं, या जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, वहाँ तक आपके पास रेडिएशंस गई हैं। इनिशियली कोई रेडिएशन नहीं है, लेकिन जब आपके पास टेम्परेचर देंगे तो अब उसमें क्या होना शुरू जी, एमिशन हो जाएगी रेडिएशन की। और रेडिएशन की एमिशन के बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास ये जो होल है, ये आपके पास जो आपने बनाया हुआ है, इसमें ये क्या होना शुरू हो जाएगा, कलर शो करना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास ये कलर बता रहा होगा आपको कि आपके पास ये अभी लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हुई है या शॉर्टर वेवलेंथ एमिट हुई है। अब अगर हम इसको ऐसे समझें कि यानी कि आपके पास एक टेम्परेचर के ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ द रेडिएशन जो क्या हो सकती हैं वो ये एमिट करने के काबिल है, यानी एमिट कर सकता है। हमने बस उन्हीं रेडिएशंस को क्या करना है, स्टडी करना है। इन रेडिएशन को अंडरस्टैंड हमारे पास जो करवाया था हमें, देयर वर टू साइंटिस्ट, ल्यूमर एंड प्रिंशम ने हमें एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करवाया था। अब आपने ये वाली ब्लैक बॉडी बना दी है। अब आपने इसको क्या करना है, इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। जाहिर है वो आपको नज़र तो नहीं आ रही होंगी, अगर उनमें से अगर हो सकता है कि कोई एक मैनेज हो रही हो जिसकी आपके पास वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट हो या एनर्जी हाई हो, तो आपके पास विजिबल रीजन में कोई एक आध फॉल कर रही हो, लेकिन जो आपके पास जो बाकी रेडिएशन वो तो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको एक पूरी असेंबली चाहिए, पूरा एक सेटअप चाहिए, जो कि ल्यूमर एंड प्रिंशम ने हमें क्या कर दिया था, हमें एक्सप्लेन किया था। तो उसको बनाते हैं इनके किए हुए एक्सपेरिमेंट को। अब हमारे पास सपोज ये वही वाली ब्लैक बॉडी है जो भी मैंने बनाई है, उसको उसने इस तरीके से सेटअप किया कि सपोज आपके पास यहाँ से रेडिएशन निकलती हैं और इसने उनको क्या किया, रेडिएशंस यहाँ से निकलने वाली को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करवाया। 2 रेडिएशंस ले लें, 3 ले लें, और उसके बाद क्या किया जी, आपके पास यहाँ पे ये प्रिज्म के ऊपर फॉल होती हैं, ठीक है। और फिर आपके पास ये सारी आपने इस तरह से असेंबली बनानी है। आपकी बुक में आपको ज़्यादा बेहतर एग्जांपल मिल जाएगी, डेफिनेट डायग्राम मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब भी ये देखें, ये रेडिएशन मैनेज होगी इस डिटेक्टर, ये डिटेक्टर पड़ा हुआ है, असल चीज़ ये डिटेक्टर है, इसको हमने ज़रा थोड़ा देखना है। इस डिटेक्टर तक पहुँचने के काबिल हो गई हैं। इस डिटेक्टर ने क्या किया, यहाँ से वो वाली ये क्या है, ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी है और इसने यहाँ पे इस डिटेक्टर ने क्या किया, इस ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को क्या किया, स्टडी किया। जब इसने स्टडी किया तो आपके पास वी वर एबल टू ड्रा द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट कि हमने एक तरफ निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर, एक तरफ हमने उसको क्या रख दिया, एक्स एक्सिस पे हमने उसका क्या रखना है, वेवलेंथ रखनी है कि कौन सी कितनी वेवलेंथ की आपके पास रेडिएशन निकली है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, उसकी इंटेंसिटी रखनी है। ओके, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरे पास इस डायग्राम को बना के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एक साइड पे आपने रख दिया लैम्डा, यानी कि यहाँ पे अपने आपके पास वेवलेंथ है और यहाँ पे आपके पास क्या इंटेंसिटी है। अब वेवलेंथ इस तरीके से कि ये आपके पास इस साइड पे ये एरो मैंने बनाया है कि इस साइड पे आपके पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आपके पास ये है कि सपोज़ ये 0 1
2 3 4 इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में। ये फिगर या डिजिट्स बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि आपके पास जो है इस साइड पे क्या हो रहा है, आपके पास वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको जिस तरीके से, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी इस चीज़ को, तो मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ये ये विजिबल रीजन है, मैं कहती हूँ, और ये विजिबल रीजन है ये वाला सारा, और इस साइड पे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास कौन सा रीजन बन जाता है, ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, विजिबल रीजन की कम होती है इंफ्रारेड से, और उस साइड पे हमारे पास क्या होगी, अल्ट्रा वायलेट की विजिबल से भी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। यानी हमारे पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी वेवलेंथ इस साइड पे क्या हो रही है, इस साइड पे इंक्रीज़ कर रही है। ग्राफ अच्छी तरीके से देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देख लें, फिर आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रही थी कि एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर आपके पास क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, आपको डिफरेंट तरह की वेवलेंथ मिलती है। अभी देखें कि मैं उसको कैसे डायग्राम में बनाऊंगी। मैं कहती हूँ कि मैंने ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की वेवलेंथ बनाई है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब ये जो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मुझे मतलब यहाँ पे ये इतनी वेवलेंथ मिली है। यानी आपके पास नंबर ऑफ़ वेव्स इमिट हुई हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, लेकिन उनमें से किसी एक वेव लेंथ, किसी एक जो रेडिएशन है उसका जो नंबर है वो मैक्सिमम है, तो उसको मैंने यहाँ पे इस पीक से बना दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कोई और वेव है। आपने टेम्परेचर को जब चेंज किया, उसी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके किधर ले गए, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने उसको चेंज किया। और अब आपने देखा कि अभी भी आपके पास बहुत सारी रेडिएशन इमिट हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी एक जो रेडिएशन है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आपके पास कोई एक रेडिएशन कोई ज़्यादा इमिट हो रही है, यानी उसकी एमिशन जो है वो ज़्यादा है। अब हम चलते हैं, अब हम आपके पास क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर को जब हमने मज़ीद बढ़ाया तो हमने ये देखा कि आपके पास फिर रेडिएशन इमिट हो रही हैं। ये देखें, फिर रेडिएशन इमिट हो रही हैं। अब आपके पास इसी तरह अभी क्या हो रही है, ये देखें आपके पास रेडिएशन इमिट हुई है, लेकिन इस दफ़ा फिर रेडिएशन एमिशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन हर रेडिएशन जो है आपके पास नंबर ऑफ़ रेडिएशन, सही बात है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ रेडिएशन है, और आपके पास एमिशन जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट रेडिएशंस के लिए, लेकिन किसी एक के लिए उसका नंबर क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, कोई एक रेडिएशन जो है वो ज़्यादा इमिट हो रही है। ये टेम्परेचर हम ले लेते हैं 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद हम आखिर में ग्राफ को क्या कर लेंगे, इसको ज़रा थॉरली देख लेंगे कि हमारे पास ये क्या चेंज क्या आ रहा है, या हमारे पास ये क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ओके जी, अब आप ये देखें, ये लास्ट है। यहाँ से आप ये देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो ये डायग्राम हुई है, आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डायग्राम, आपके पास एनर्जी और इंटेंसिटी की आपने ये जो ग्राफ बनाया, इसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि आपके पास आपको ग्राफ के नीचे होप के नज़र आ रहा है एरिया। हर जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसको बता रहा है, वो एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी एनर्जी का एमिशन हो रहा है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, रेडिएशन का आपके पास एमिशन जो है वो कितना, उसने कितनी एनर्जी को कितना एमिट किया है। इस पोर्शन में आप ये देखें कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास ग्राफ का एरिया भी क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो कर रहा है, एमिशन ऑफ रेडिएशन शो कर रहा है, एमिशन ऑफ रेडिएशन शो कर रहा है। और अब हमने अगर टेम्परेचर, अब आपको मैंने आपको ये बताया कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपके पास एमिशन ऑफ द रेडिएशन यानी एनर्जी एमिशन ज़्यादा हो रही है। ओके, वो ग्राफ के एरिया से समझ आ जाती है, लेकिन एक और बात है कि मैंने आपको ये बताया कि हर टेम्परेचर के चेंज होने पे, यानी हर टेम्परेचर के ऊपर आपके पास क्या है, वेवलेंथ्स, आपके पास रेडिएशन एमिट हो रही हैं, लेकिन रेडिएशन की अंदर जो आपके पास रेडिएशन का नंबर जो है वो हर दफ़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस दफ़ा यहाँ पे आपके पास एक लॉन्गर वेवलेंथ जो है, ये देखिए लॉन्गर है ना, बड़ी वेवलेंथ आपके पास एमिट हो रही है, उसका नंबर ज़्यादा है। इस दफ़ा ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी इस साइड पे आ गई, ये इतनी वेव एमिट हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा एमिट होने वाली जो वेव है
सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स का जिक्र किया हुआ है आपकी बुक ने। लैम्डा मैक्स को लॉन्गर वेव नहीं समझना, लैम्डा मैक्स को देखना है कि कितना नंबर एमिट हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास छोटी वेव का नंबर एमिट हुआ है, यहाँ पे आपके पास और छोटी वेव का आपके पास ज़्यादा नंबर एमिट हुआ है, और यहाँ पे आपके पास और छोटी वेव का नंबर ज़्यादा एमिट हुआ है। तो एमिशन ऑफ द रेडिएशन जो है वो किस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी छोटी रेडिएशन की एमिशन का जो प्रोसेस है वो नंबर में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्ट्रडिक्शन या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस ग्राफ में है कि क्लासिकल मैकेनिक्स वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टू मेक अस अंडरस्टैंड दीज पीक्स। दे वर बेसिकली रिलेटिंग इंटेंसिटी। ये हमारे पास इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी हम अभी मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी हमारे पास नंबर है। दे वर बेसिकली सेइंग कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी के साथ रिलेट करती है। तो बस अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स ने इस ग्राफ को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या समझ रहे थे कि ये पीक्स हमें किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ तक समझ आ गई है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड और जो अब अभी तक हमने जिस पोर्शन को टच किया वो ये है कि क्लासिकल ने क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी ब्लैक बॉडी को, और इस ग्राफ के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।